हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। देखिए, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के अंदर पहले सिद्धांत के ऊपर अपनी बात चल रही है, और वो है लुईस कोसेल का सिद्धांत या रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत। इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत क्या होता है, या लुईस कोसेल ने बंध निर्माण के बारे में किस प्रकार से अपनी बातें बताई है। अब इस चीज को एक और उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, और इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए, लुईस और कोसेल ने मिलकर अपन को एक बात यहां पर समझाई है। क्या बात समझाई है अपन को? कि जैसे कोई भी अणु है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में ये बोलते हैं कि कोई भी अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं, वो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। यही बात बोली इन्होंने कि कोई भी अणु के अंदर उपस्थित परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। और जब उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तो जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है वो धनायन बन जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है वो ऋणायन बन जाएगा। और धन और ऋण के बंधे क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है, और इसी प्रकार वहां पर बंध का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो इस बारे में इन्होंने बात की है। अब देखो, मैं आप लोगों को यहां पर एक और उदाहरण लेकर बता देता हूं, और उदाहरण के रूप में अपन यहां पर लेते हैं CaF2 का निर्माण। यानी कि CaF2 का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम फ्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, ये उदाहरण अपन यहां पर लेते हैं। तो देखिए, CaF2 में एक तो अपने पास कैल्शियम है और 2 अपने पास फ्लोरीन है। 2 अपने पास क्या है? फ्लोरीन है। अब ध्यान से इन चीजों को देखिए, एक तो अपने पास कैल्शियम है और 2 अपने पास क्या है? फ्लोरीन है। अब देखो, कैल्शियम जो होता है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कैल्शियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन और 3s2 आर्गन, सॉरी 4s2 आएगा, क्योंकि ये चौथे आवर्त का तत्व है। आर्गन 4s2, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे या इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने पड़ेंगे। तो 6 ग्रहण करने से बढ़िया ये क्या कर देगा? 2 का त्याग कर देगा। तो भाई, जैसे ही कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसके ऊपर +2 आवेश आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही इसके पास उत्कृष्ट गैस आर्गन जैसा विन्यास आ गया। और आपको पता है, उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना भाई? उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम कोश में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करते ही इस Ca+2 के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। आगे बात समझ में। अब बात करें अपन फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका हीलियम 2s2 2p5, हीलियम 2s2 2p5। अब देखो, बाह्यतम कोश में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 7 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसको बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। कैसे पूरा करेगा? या तो ये 7 का त्याग कर दे भाई, या तो ये 7 का त्याग कर दे, या फिर 1 ग्रहण कर ले। तो ज्यादा का त्याग वो ग्रहण नहीं किया जाता, कम का किया जाता है हमेशा। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करके F- का निर्माण करेगा। और आपको पता है, F- का यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या हो जाएगा? हीलियम 2s2 2p6। देखो, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। उसी प्रकार से दूसरे फ्लोरीन की बात करें तो दूसरे फ्लोरीन का भी सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, वही 2s2 2p5 होगा।
इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और क्या बनाएगा, F माइनस बनाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीलियम 2s2 2p6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो इस चीज से आपको एक बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर क्या समझ में आ रही है कि भाई कैल्शियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यही हुआ भाई। यहाँ पर कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इस फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। ठीक है भाई। अब ऐसा अपन को एक बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि ऐसा हुआ होगा, इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था उन्हीं में से एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण कर लिए। हो सकता है ना भाई, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने थे, तो इन्होंने कैसे ग्रहण किए, उनको कहां से इनको इलेक्ट्रॉन मिले, इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने ग्रहण कर लिए। अब कैसे ग्रहण कर लिए, देखो भाई, ये आपका कैल्शियम, कैल्शियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फ्लोरीन की बात करें तो भाई फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लो 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कोश में भी कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो क्या करेंगे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तो दे देगा इस फ्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इस फ्लोरीन को। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया इसको, एक दे दिया इसको। अब सुनो भाई ध्यान से, इधर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, तो इस पर तो कौन सा आ जाएगा, +2 आवेश आ जाएगा। इससे इस दोनों ने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस पर माइनस और इस पर भी माइनस। अब देखो ये बन गया धनायन और ये बन गया ऋणायन, तो एक धनायन और 2 ऋणायन आपस में क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और इनके मध्य जो यह आकर्षण है इसी से यहाँ पर बंध का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने बंध निर्माण के बारे में बात की है कि किस प्रकार से इस बंध का निर्माण होने से और यौगिक का निर्माण यहाँ पर होता है, अणु का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो एक सिंपल सी बात अपन को यहाँ पर समझ में आ गई है कि लुईस और कोसेल ने अपने इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत के अंदर क्या बताया है कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा कर लेते हैं, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं, और त्यागने व ग्रहण करने से वहां पर धन ऋण का निर्माण होगा, जिनके मध्य आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ही बंध यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने बंध निर्माण के बारे में बात की है लुईस और कोसेल ने सबसे पहले। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को। चलो, तो यह था अपना रासायनिक आबंधन की लुईस कोसेल अवधारणा, जो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, अगले टॉपिक के बारे में चर्चा अपन करें तो अगला टॉपिक अपना यहां पर आता है और वो है अष्टक नियम या अष्टक नियम जो होता है। चलो इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन पहले। अष्टक नियम, देखो क्या होता है ये नियम। देखो यहां पर क्या होगा, अष्टक नियम के बारे में अपन चर्चा करें तो बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कोई भी परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अब सुनो कि यदि परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है तो या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेगा, रासायनिक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत या लुईस कोसेल की अवधारणा के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा वो,
इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर। पहला तरीका तो ये हो सकता है। और दूसरा तरीका मैं आपको और बता दूं, वो होता है इलेक्ट्रॉन का साझा करके। इलेक्ट्रॉन का साझा करके यानी कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कर सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। 2 प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। और ये जो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का जो ये तरीका है ना, इसी को क्या बोलते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टक नियम। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए। यहां पर बात करते हैं रासायनिक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत रासायनिक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत, या इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? लुईस कोसेल की अवधारणा। लुईस कोसेल की अवधारणा के अनुसार कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान मतलब लेना देना, ठीक है? आदान प्रदान करके या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं अपन? अष्टक पूरा करके स्थायित्व प्राप्त करता है। स्थायित्व प्राप्त करता है, ठीक है? स्थायित्व प्राप्त करता है। इसे अष्टक नियम कहा जाता है। ठीक है? तो क्या बोला अपन ने बोला है रासायनिक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत या लुईस कोसेल की अवधारणा के अनुसार कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा या इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? साझा करके अपने बाह्यतम कोश में क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्थायित्व को प्राप्त करता है। और इसी सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं? इसी नियम को अपन अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से। अपन ने यहां पर क्या बात की? 2 बातें अपन ने की है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा भी हो सकता है। 2 तरीके से क्या होता है? यहां पर बंध का निर्माण होता है, या फिर हम बोल सकते हैं अपने परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ठीक है ना? अब सुनो, यहां पर 2 चीजें आपको समझ में आ गई है। तो पहला चीज तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि
परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण से, अब देखो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से अलग बंध बनता है और इलेक्ट्रॉन के साझे से क्या होता है, अलग बंध बनता है, जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या स्थानांतरण से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध का निर्माण होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो ध्यान रखें उससे भी एक बंध का निर्माण होगा और उसे बोलते हैं अपन सहसंयोजक बंध। तो ध्यान रखें परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से, इलेक्ट्रॉनों के साझे से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान से तो बनता है आयनिक बंध, कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा, और इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में यहां पर आनी चाहिए। अब सुनो, आयनिक बंध का निर्माण तो अपन पढ़ चुके, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, जो देता है वो धनायन बनाता है और जो लेता है वो ऋणायन बनाता है, और धन व ऋण के बीच में जो बंध बनेगा वो क्या होगा, आयनिक बंध होगा। तो आयनिक बंध के निर्माण के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, सहसंयोजक बंध के बारे में अपन यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग सहसंयोजक बंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पर ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हेडिंग है अपना सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो परिभाषा तो आप लोग यही लिख सकते हैं ऊपर वाली, क्या लिखेंगे, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन या, ध्यान रखेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म बोलेंगे, ठीक है, जोड़े, इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता कैसे है, साझा कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करें। तो देखो भाई,
साझा होता कैसे है इस चीज को आप लोग समझो। यहाँ पर जैसे उदाहरण मैं लेता हूं, यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं Cl2 अणु का निर्माण। किसका बात करेंगे? Cl2 अणु का निर्माण। अब देखो Cl2 अणु के निर्माण की बात अपन यहां पर करते हैं। कैसे होता है ध्यान से आप लोग देखिए, इधर सुनो। Cl2 अणु में कितने परमाणु होंगे भाई? क्लोरीन के 2 परमाणु होंगे, ये बात तो समझ में आती है। आपको पता है कि दोनों ही परमाणुओं के पास बाह्यतम कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अपने पास 7-7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं ये, यानी इस क्लोरीन के पास भी 7 होगा और इस क्लोरीन के पास भी कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन रखेगा ये। आ जाएगी बात समझ में? अब इलेक्ट्रॉन का साझा होगा कैसे? तो देखो इसके पास भी 7 है, इसके पास भी बाह्यतम कोश में 7 है। तो देखो इधर ये एक क्लोरीन अपन ने यहां पर बनाया, एक क्लोरीन अपन ने यहां पर बनाया। इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों को अपन ने इसके ऊपर इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये क्या बनाया अपन ने? लुईस प्रतीक बनाया। क्या बनाया ये अपन ने? लुईस प्रतीक। और इसके ऊपर जो बिंदु लगे हुए ये क्या कौन है? ये है आपके लुईस बिंदु। क्या है? लुईस बिंदु, जो इलेक्ट्रॉनों को बताते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉनों को बताते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को बताते हैं। ठीक है ना? चलो, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है बाह्यतम कोश में, जिन्हें अपन संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और 7 ही इलेक्ट्रॉन किसके पास में है? इस क्लोरीन के पास में है। अब इन्हें क्या करना है? इन्हें क्या करना है? अपने बाह्यतम कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ठीक है ना? अब सुनो, इसके पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि इसको 8 पूरे करने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 की आवश्यकता है भाई, है ना? तो ये क्या करेगा? ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अपने सामने स्थित एक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। ठीक है भाई, इसके बाह्यतम कोश में 7 थे, इसको 8 पूरे करने थे, 1 की आवश्यकता थी, तो ये अपने सामने स्थित परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? साझा कर लेगा भाई। ठीक है, और इस प्रकार से यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने हो गए? 8 हो गए। परंतु बात करें अपन क्लोरीन के बारे में, इस वाले क्लोरीन के बारे में, तो देखो इसके बाह्यतम कोश में भी कितने थे? 7 थे, इसको भी 8 पूरा करना है। तो ये क्या करेगा? ये भी अपने सामने वाले परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? साझा कर लेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो इसके बाह्यतम कोश में भी 8 हो गए, इसके बाह्यतम कोश में भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि अभी इसके पास कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे, परंतु 1 इसने ग्रहण कर लिया, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके बाह्यतम कोश में भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इन्होंने, देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया इन्होंने। यानी कि यहां पर ये वाला और ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? साझा हुआ। या फिर आप लोग बोल सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन की जगह पर ये भी बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ। भाई युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब जोड़ा तो एक ही है ना, तो जोड़ा बनता है 2 से। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं साझे में, मतलब कितने जोड़े बने? 1 जोड़ा। तो क्या बोलेंगे अपन? यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या हुआ? साझा हुआ। और ध्यान रखिए, जब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है ना, तो ध्यान रखिए यहां पर इस 1 इलेक्ट्रॉन युग्म को, साझे को अपन एक लाइन से प्रदर्शित करते हैं। और इस एक लाइन को अपन क्या बोलते हैं? इस एक लाइन को अपन बोलते हैं एकल बंध। क्या है? एकल बंध इसको अपन कहते हैं। ठीक है ना? तो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से क्या बना है? एकल बंध का निर्माण यहां पर होता है, जो सहसंयोजक बंध का ही प्रकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर एकल बंध का निर्माण होता है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई एकल बंध की परिभाषा बताइए, तो क्या बताओगे? 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से
बना बंध, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बना बंध एकल बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल बंध कहलाता है। ठीक है भाई, चलो तो इस प्रकार से अपन ने आज बात कर ली है किसके बारे में? अष्टक नियम के बारे में बात कर ली है। और अष्टक नियम के साथ ही अपन ने एक और बात कर ली है कि सहसंयोजक बंध का निर्माण होता कैसे है? इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से होता है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा तो कौन सा बंध बनेगा? एकल बंध का निर्माण यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक दो बार इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके देखें तो आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। अच्छे से इसको कंप्लीट करिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय।